सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल कट्टरपंथ का नीतिगत समाधान से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आईएसआई आतंकी मॉड्यूल मामले में कई संदिग्धों की हालिया गिरफ्तारी से पता चलता है कि भारत में कट्टरपंथ का खतरा व्यापक रूप से मौजूद है और उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए द्वारा एक आईएसआईएस मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया गया है। जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में सक्रियता के साथ इस मॉड्यूल की अखिल भारतीय उपस्थिति का पता चला है। अन्वेषण से उजागर हुआ है कि सदस्यों की भर्ती से लेकर चरमपंथी गतिविधियों की तैयारी और निष्पादन तक ऑनलाइन कट्टरता प्रसार की उल्लेखनीय भूमिका रही है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कट्टरपंथ को सभी सदस्य देशों की सुरक्षा और बचाव के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में चिन्हित किया था। उन्होंने सदस्य देशों से अपेक्षा की थी कि वे इन चुनौतियों पर ध्यान देंगे और प्रभावी प्रतिक्रियाओं का निर्माण करेंगे। इन प्रतिक्रियाओं को मोटे तौर पर 4 शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है: डीरेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, एंटी रेडिकलाइजेशन और डिसएंगेजमेंट। इस दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान रखते हुए व्यवस्थित प्रतिक्रियाओं का विकास करना चाहिए। अब बात करते हैं कट्टरता के पीछे क्या कारक हैं। पहला है व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें अलगाव एवं बहिष्करण, क्रोध एवं निराशा और अन्याय का शिकार होने की एक मजबूत भावना जैसी शिकायतें और आवेग शामिल होते हैं। दूसरा सामाजिक और आर्थिक कारक है, जिसमें सामाजिक बहिष्करण, वंचना और भेदभाव का शिकार होना, जिसमें वास्तविक रूप से या कथित रूप से हो सकता है, शिक्षा या रोजगार के सीमित अवसर आदि शामिल हैं। तीसरा राजनीतिक कारक है, जिसमें कमजोर और गैर भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं, जो सुशासन और नागरिक समाज के प्रति सम्मान की कमी रखती है। चौथा सोशल मीडिया, जो समान विचारधारा वाले चरमपंथी विचारों के लिए कनेक्टिविटी, आभासी भागीदारी और एक इको चैम्बर प्रदान करती है और इस तरह कट्टरता के प्रसार की प्रक्रिया को तेज करती है। पांचवा है धार्मिक कारक, जहां इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट यानी आईएस जैसे संगठनों ने विश्व भर में अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं भारत में कट्टरता या अतिवाद के प्रकार की। इसमें पहला है राजनीतिक धार्मिक अतिवाद। यह धर्म की राजनीतिक व्याख्या और धार्मिक पहचान पर कथित हमले की हिंसक तरीके से रक्षा करने के दृष्टिकोण से संबंधित है। पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आईएसआईएस द्वारा धर्म का इस्तेमाल करना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है दक्षिणपंथी अतिवाद। यह फासीवाद, जातिवाद या नस्लवाद, सर्वोच्चतावाद और अति राष्ट्रवाद के संबंध कट्टरपंथ का एक रूप है। तीसरा है वामपंथी अतिवाद। कट्टरपंथ का यह रूप मुख्य रूप से पूंजीवाद विरोधी मांगों पर केंद्रित है और सामाजिक विषमताओं के लिए उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालियों में परिवर्तन का आह्वान करता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंततः हिंसक साधनों को नियोजित करने का समर्थन करता है। अब बात करते हैं इसके खिलाफ भारत में उठाए गए कदमों की। पहला है संस्थागत उपाय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2017 में काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन की स्थापना की थी। यह प्रभाग बृहत रूप से आतंकवाद रोधी कानूनों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी और सनातन संस्था जैसे कट्टरपंथी संगठनों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है विधायी उपाय। UAPA अधिनियम 1967 और NIA अधिनियम 2008 जैसे कानून कट्टरवाद संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले अभी UAPA अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या संचलन को आतंकी कृत्य के रूप में आपराधिक घोषित कर और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी भी संपत्ति को आतंकी कृत्य के दायरे में लाकर आतंकी वित्त पोषण से मुकाबला करने के लिए यूएपीए अधिनियम 1967 में संशोधन कर इसे और सशक्त किया गया है। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। कट्टरपंथ को परिभाषित करना। कट्टरपंथ को परिभाषित किए जाने से राज्य को ऐसे कट्टरपंथी विचारों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कार्यक्रमों और रणनीतियों को विकसित करने का अवसर मिलेगा, जिससे कट्टरता से प्रेरित हिंसा की समस्या का समाधान हो सकेगा। कट्टरता को परिभाषित किए जाने से कार्य योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने में भी मदद करेगी। अगला है डी रेडिकलाइजेशन रणनीतियों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना। भारत को डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन और एंटी रेडिकलाइजेशन रणनीतियों को अखिल भारतीय एवं अखिल विचारधारा के स्तर पर तत्परता से विकसित तथा लागू करना चाहिए। इस तरह के प्रयासों को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए कि कट्टरता के विरुद्ध संघर्ष हिंसा के रूप में प्रकट होने से बहुत पहले दिमाग और दिल से शुरू हो जाता है। कट्टरपंथ को रोकने या उलटने पर लक्षित किसी भी कार्यक्रम को हिंसा या हिंसा के औचित्य के बजाय हिंसा को सक्षम करने वाली वैचारिक प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है दुष्प्रचार के सीमा पार प्रभाव पर नियंत्रण। सर्वप्रथम सीमा पार से प्रेरित दुष्प्रचारों को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और इससे संबद्ध रणनीतियों से निपटने के लिए एक सार्वभौमिक वैधानिक या नीतिगत ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। पुनर्वास के उपाय। निवारण या प्रतिकार के उपाय के रूप में गिरफ्तार और दोषी व्यक्तियों पर न केवल मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि उनके सुधार और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। काउंटर नैरेटिव। काउंटर नैरेटिव के विकास के माध्यम से भारत में धर्मों की समन्वित प्रकृति के प्रसार, संवैधानिक मूल्यों एवं गुणों को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थानों में खेल एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा में शामिल किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इसके साथ ही यह समझना आवश्यक है कि कट्टरता अपने आप में एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि यह इसके संदर्भ के आधार पर एक सकारात्मक या नकारात्मक विशेषता प्राप्त करती है। पारंपरिक सोच से महज विचलन मात्र को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कट्टरता तभी समस्याजनक बनती है जब उसमें हिंसा की ओर ले जाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की कट्टरता पर नियंत्रण करना हमारी प्रमुख चुनौती है। कट्टरता की प्रक्रिया के साथ साथ इसकी विशेषताओं पर एक सूक्ष्म समझ विकसित कर इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की कार्य योजना विकसित की जानी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।